अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज हमने पाकिस्तान अफेयर के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करना है और इसमें हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है एजुकेशनल मूवमेंट्स, सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हमने पढ़ना है। मूवमेंट्स में हमारे पास देवबंद मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक देवबंद, नदवतुल उलमा और अलीगढ़ मूवमेंट, इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवेंट ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट, मुसलमानों की एजुकेशनल मूवमेंट्स का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ और इसकी बेसिक रीजंस क्या थी इन एजुकेशनल मूवमेंट्स की। दिस सीन स्टार्टेड विद द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जंग आज़ादी जो लड़ी तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके थी। बट जब इस जंग में नाकामी हुई तो हिंदुओं ने क्या किया, पूरे का पूरा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर डाल दिया, मुसलमानों को इसके लिए ब्लेम किया और ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को ये एहसास करवाने में कामयाब हो गए कि ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी मुस्लिम्स की है। मुसलमानों को पूरे का पूरा ज़िम्मेदार करार दिया इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। मुसलमानों की पावर ख़त्म होगी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त जो मुगल एम्पायर था उसका भी कम्प्लीटली फॉल हो चुका था, कम्प्लीटली फॉल ऑफ मुगल एम्पायर हो चुका था। उसके बाद मुसलमानों की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुसलमान वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की नाकामी और पावर ख़त्म होने के बाद जो मुसलमानों की कंडीशन थी, जो इंडिया के अंदर मुसलमान थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुसलमानों के जो एजुकेशनल फैब्रिक्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के को रिप्लेस करके नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए। इंग्लिश को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, जो बेसिक चीज़ यहाँ पर है वो है इंग्लिश। इंग्लिश को कंपलसरी करार दे दिया गया सबके लिए कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश सीखेंगे और गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे। हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं ने इस इमर्जिंग ट्रेंड को वेलकम किया, इंग्लिश सीखी और उसके बाद बीट किया, ब्रिटिश के साथ वर्क किया हर फील्ड के अंदर। बट मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने कहा कि हम इंग्लिश को नहीं सीखेंगे क्योंकि इंग्लिश हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को स्पॉइल करेगी, हमारे कल्चर के लिए खतरा है इंग्लिश, और मुसलमानों को इस्लाम से सेपरेट कर देगी। फिर उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स आई। इस हालात में जो मुसलमानों के लीडर्स थे, मुसलमानों स्कॉलर्स थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि मुसलमानों को चाहिए कि अब वो भी मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तक एक्सेस हासिल करें। उनका पैशन जो स्कॉलर्स का था उसको ट्रांसफॉर्म करके एक मूवमेंट्स बना दी गई। इन मूवमेंट्स का पर्पज़ ये था कि मुसलमानों का नेशनल प्राइड रिवाइव किया जाए, मुसलमानों को उनकी रियलाइजेशन करवाई जाए कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं सोसाइटी के अंदर, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं और वो कैसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। अब इन एजुकेशनल मूवमेंट्स के पर्सपेक्टिव्स क्या थे। एजुकेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव सबसे पहले ये है कि 9th से लेकर 13th सेंचुरी तक मुसलमानों ने साइंटिफिक और सोशल साइंसेस की नॉलेज को हासिल किया था। मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की थी 9 से लेकर 13th सेंचुरी तक साइंस में और साइंटिफिक नॉलेज में और सोशल साइंसेस में। बट फिर आ गई मिडल एजेस में क्या हुआ, मुसलमानों के अंदर जो क्यूरियोसिटी थी साइंटिफिक नॉलेज के लिए और सोशल साइंसेस के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मुसलमानों ने साइंस को बिल्कुल खैरबाद कह दिया था, साइंटिफिक ट्रेंड्स को, साइंटिफिक नॉलेज को क्यूरियोसिटी दो। तो फिर उसके बाद एक आई थी स्टेज ऑफ स्टेग्नेशन एंड डिक्लाइन की स्टेज आ गई थी मुसलमानों के दरमियान। तो मुसलमानों ने इन ट्रेंड्स को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने क्या किया था, इन साइंटिफिक नॉलेज को एक्सेप्ट किया था, वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया था और उसके बाद साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर वर्क किया था, डेवलपमेंट हासिल की। मुसलमानों को चाहिए कि वो वेस्ट के इस नज़रिए से जो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी और इमर्जिंग ट्रेंड्स लिया था, उन्हें ये एहसास करना चाहिए था कि वो एक न्यू फेज़ में ऐड हो चुके हैं, फेज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो न्यू एजुकेशनल ट्रेंड्स को एक्सेप्ट करें और साइंटिफिक नॉलेज गेन करें। सो एडवेंट ऑफ एजुकेशनल मूवमेंट्स सब कॉन्टिनेंट, उसके अंदर सबसे पहले रोल था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनकी पावर्स ख़त्म हो गई थी, मुसलमानों की कंडीशंस और एजुकेशन की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद स्कॉलर्स ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स डेवलप की थी। उन रिफॉर्म मूवमेंट्स का पर्पज़ ये था कि मुसलमानों को साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक और इंग्लिश से रिलेटेड, न्यू ट्रेंड से रिलेटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और मुसलमानों को भी चाहिए कि वो वेस्ट की तरह, वेस्ट में जो ब्रिटिश हैं उनकी तरह जब हिंदू न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो मुसलमानों को भी चाहिए था कि वो न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट करें, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और उनकी जो ख़राब होती है एजुकेशनल कंडीशंस हैं उन्हें बेहतर कर सकें।
नेक्स्ट हमने जिस पॉइंट को या जिस मूवमेंट को डिस्कस करना है वो है देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये है कि सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है इसकी हिस्ट्री के, किस तरह ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, क्या रीजंस थी इसके स्टार्ट होने की और ये कब स्टार्ट हुई थी। तो 1857 की ईयर के बाद जब मुग़ल एम्पायर 1857 के बाद जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे औरंगज़ेब, उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद जब मुग़ल एम्पायर की पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो सारा का सारा ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था कंट्री के ऊपर। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया था, जब पूरी कंट्री के ऊपर उनका डायरेक्ट कंट्रोल था तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा था। क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्या थे, उनका पर्पज़ ये था कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं उन्हें क्रिश्चियंस बना दिया जाए, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो दैट उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट किया और उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्हें सपोर्ट हासिल थी बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कि वो क्या करें, मुसलमानों को कन्वर्ट करें और ऐड करें इन द स्फीयर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये जो था, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के पर्पज़ थी, ये मुसलमानों की के लिए बहुत बड़ा थ्रेट थे और उनकी फेथ के लिए बहुत थ्रेट थे, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ के लिए थ्रेट थे। अनकरीब इम्कान था कि उनका ख्याल था कि अगर मुसलमान इंग्लिश एजुकेशन हासिल करना शुरू कर देंगे तो वो जल्दी उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और वो ब्रिटिश जो हैं उनकी आइडेंटिटी को ज़म कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये था एक थ्रेट था। तो उस एरा के अंदर जब मुसलमानों के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज़ एक थ्रेट बने हुए थे, उन्हें अपनी आइडेंटिटी का, कल्चरल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख़तरा दरपेश था, तो उसमें मौलाना कासिम को एक ख़्याल आया कि हम लोग एक अपना इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे और इस इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बाद में उन्होंने नाम दिया, ठीक है, दारुल उलूम देवबंद। तो ये हमारे पास इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि मुग़ल एम्पायर के फॉल के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़ आए। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने के जो उनके पर्पज़ थे उससे मुसलमानों को ख़तरा था। फिर मौलाना कासिम ने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डेवलप करेंगे। नेक्स्ट ये है सबसे पहले मदरसा अरबी। मदरसा अरबी क्या था, मदरसा अरबी एक मदरसा डेवलप किया गया था। अपने प्लान को एक शेप देने के लिए मौलाना कासिम ने मदरसा अरबी डेवलप किया 30 मई 1867 को देवबंद में, जो कि एक छोटा सा टाउन था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद मदरसा अरबी को ही बाद में दारुल उलूम देवबंद कहा जाने लगा, ठीक है। 1867 के अंदर मदरसा अरबी को कन्वर्ट करके दारुल उलूम देवबंद बना दिया गया। दारुल उलूम देवबंद के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इसके फाउंडर्स कौन कौन से थे। दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर्स में आते हैं मौलाना कासिम, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना जुल्फ़िकार अली। और सबसे पहले इसकी बिगनिंग बहुत हम्बल हुई थी और इसका स्टार्ट एक मकतब के तौर पर किया गया था और वहाँ के हेडमास्टर मौलाना मोहम्मद याकूब को बनाया गया था। इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हमने बहुत से इंपॉर्टेंट फाउंडर्स को देखा और की बिगनिंग एक मकतब के तौर पर हुई थी, इसको स्टार्ट एक मकतब के तौर पर किया गया था और इसके हेडमास्टर हैं मौलाना मोहम्मद याकूब। उसके सिलेबस में हम देखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में सिलेबस कौन सा पढ़ाया जाता था, अरबी, कलमा, जुरिस्प्रूडेंस, हदीस, तिब, कुरानिक एक्सेजेसिस। तो ये सारी चीज़ें मतलब सिलेबस में पढ़ाई जाती थी। कुरानिक आया, जुरिस्प्रूडेंस, हदीस, तिब, अरबी, ये सारी चीज़ें देवबंद उलूम के सिलेबस में शामिल थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि देवबंद उलूम के रीनोन्ड स्कॉलर कौन कौन से हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट 6 स्कॉलर थे दारुल उलूम देवबंद के, वो थे मौलाना मोहम्मद कासिम, उसके बाद राशिद अहमद, महमूदुल हसन, अशरफ अली थानवी, अनवारुल शाह कश्मीरी और उसके बाद मोहम्मद तैयब। तो ये 6 फिगर्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी अपना रोल प्ले किया और ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे दारुल उलूम देवबंद के। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद की फ़िलासफ़ी क्या थी, फ़िलासफ़ी रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत कंजर्वेटिव सेंटर था इस्लाम के लिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कंजर्वेटिव इस्लाम। दारुल उलूम एक कंजर्वेटिव इस्लाम का सेंटर था जिसमें ये सोचा जाता था कि जो यंग माइंड्स हैं इनको ट्रेन किया जाएगा, रिलीजन से रिलेटेड इन्हें थियोलॉजी पढ़ाई जाएगी रिलीजन से रिलेटेड और उसके साथ साथ इस्लामिक हिस्ट्री और ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाएंगे। मतलब ये टोटली एक रिलीजियस वेंचर था, एक प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूट था। वेस्टर्न एजुकेशन को एक टैबू कंसिडर किया जाता था। वेस्टर्न क्या कहा जाता था कि अगर मुसलमान भी वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे तो वो बिल्कुल अपने कल्चरल वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देंगे। साइंटिफिक एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था दारुल उलूम देवबंद में। इंग्लिश टीचिंग को एक्सक्लूड कर दिया गया था। इंग्लिश कंसीडर किया जाता था कि इंग्लिश ही वो सोर्स है जिसकी वजह से ब्रिटिश मुसलमानों की आइडेंटिटी को ख़त्म कर देंगे और ये एक प्योरली रिलीजियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। अब इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड के अज़ीज़ ने अपनी एक बुक में कहा है, के अज़ीज़ ने उन्होंने कहा था कि जो दारुल उलूम देवबंद है ना, वो
मुल्लास बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं मुल्लास जो कि स्किलफुल हैं कि वो किसी भी रिलीजियस मैटर को, रिलीजियस जो स्किल्स हैं उन्हें शो करवा सकते हैं। लेकिन वो क्या हैं, वो इग्नोरेंट हैं, वो नहीं जानते जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, इवन कि इस्लाम के अंदर भी जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनसे वो बिल्कुल बेखबर हैं। ये के अजीज़ का व्यू था दैट द दारुल उलूम प्रोड्यूस मुल्लास हु वर स्किलफुल इन थियोलॉजिकल हेयर स्प्लिटिंग, competent in expounding the orthodoxies of the particular sect, but completely ignorant of the modern movements and developments even in Islam। वो ऐसे मुल्ला प्रोड्यूस करते हैं दारुल उलूम देवबंद जो क्या करते थे, जो किसी भी रिलीजियस मैटर को इजीली सॉल्व कर सकते थे, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस मेथड्स को, लेकिन वो कम्प्लीटली इग्नोरेंट थे जो हमारे पास मॉडर्न मूवमेंट्स हैं और मॉडर्न डेवलपमेंट हैं इस्लाम में। तो ये हमारे पास था दारुल उलूम देवबंद। उसके बाद हम देखते हैं दारुल उलूम देवबंद में डिपार्टमेंट कौन कौन से थे। डिपार्टमेंट में हमारे पास आता है अरबिक हो गया, कैलीग्राफी हो गया, पर्शियन हो गया, मेडिसन, तबलीग, कुरानिक मेमोराइजेशन, थियोलॉजी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये सारे हमारे पास देवबंद में डिपार्टमेंट्स आते थे। और लास्ट में ये है कि ये फर्स्ट मुस्लिम इंस्टीट्यूट था इंडिया के अंदर, दारुल उलूम देवबंद। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट था और इस इंस्टीट्यूट में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके लिए कोई जगह नहीं थी और इसका रोल भी बहुत था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर। तो आज हमने देखा कि इस तरह एजुकेशनल मूवमेंट्स का आगाज़ हुआ और देवबंद मूवमेंट किस तरह शुरू हुई, दारुल उलूम देवबंद किस तरह बना और उनके स्कॉलर्स क्या थे, उनका पर्पस क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है। तो ये चीज़ माइंड में रखिए, जब किसी भी प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूट का जिक्र आएगा तो वो इंस्टीट्यूट हमारे पास क्या होगा, देवबंद। थे उन्हें सेपरेट रखता था, आइसोलेट रखता था एजुकेटेड स्कॉलर्स से, एजुकेटेड पीपल से, एजुकेटेड स्कूल्स कॉलेजेस से। तो देवबंद के अंदर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो भी उर्दू था। उर्दू हमारे पास एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था और जो इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन था उसको बुरा कंसिडर किया जाता था। तो दारुल उलूम देवबंद प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूट था, रिलीजियस से रिलेटेड मुल्लास बनाए जाते थे और प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड उनमें ऐसा कुछ सच उस टाइम में जब उन्हें न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स में उभरना था, उन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ गेन करनी थी, उस टाइम में जो देवबंद उलूम इंस्टीट्यूट था वो सिर्फ एक रिलीजियस मुल्लास प्रोड्यूस करता था। न्यू ट्रेंड से रिलेटेड वो बिल्कुल नौजवान ट्रेन करता था जो बिल्कुल इग्नोरेंट थे न्यू इमर्जिंग ट्रेंड से। नेक्स्ट हमने जो मूवमेंट पढ़नी है वो है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट की थी। अलीगढ़ मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स में दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया जाएगा और उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी और मॉडर्न एजुकेशन से आरास्ता किया जाएगा और उन्हें मॉडर्न ट्रेंड से बाखबर करवाया जाएगा सो दैट कि वो मॉडर्न एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें, हिंदुओं से कम्पीट कर सकें और जो इनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही है उन्हें अपने आप को एक पैशन के साथ, जज्बे के साथ न्यू नेशन के तौर पर, आइडेंटिटी के तौर पर इमर्ज हो सकें। सो अलीगढ़ मूवमेंट के जो बानी हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस तरह दारुल उलूम देवबंद एक प्योरली रिलीजियस वेंचर था, ये प्योरली मॉडर्न एजुकेशन इम्पार्ट करता था। इंग्लिश हो गया, मॉडर्न सब्जेक्ट्स हो गया, तो अलीगढ़ मूवमेंट मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स जो डेवलप हुए थे वो इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन से लोगों को आरास्ता करते थे। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन से हैं। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान हैं। अलीगढ़ मूवमेंट में जो मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए साउथ एशिया में स्टार्ट की गई, क्योंकि 1857 हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हर एजुकेशन की जो बेसिस है वो 1857 की वॉर के बाद और मुसलमानों के सिचुएशंस के बाद स्टार्ट हुई थी, जब ब्रिटिश का मुसलमानों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल हुई और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी था फ्यूचर के ऊपर। और इसमें बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो अलीगढ़ मूवमेंट बहुत अहमियत रखती है फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशों की बदौलत ही मुसलमान उस वक्त पर पॉलिटिक्स से सेपरेट हो गए थे और उन्होंने फोकस किया था पूरे के पूरे अपने आप को एजुकेशनल फील्ड में अपलिफ्ट करने पर।
नेक्स्ट हमारे पास है द अलीगढ़ मूवमेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अलीगढ़ मूवमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड हम देखते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो कि ख़त्म हुई थी और उसके बाद मुसलमानों के साथ डिज़ास्टरस सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटोरिएटेड कंडीशंस थी, जुल्म किए जाते थे। ब्रिटिश ने ये यकीन कर लिया था कि जो एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग थी, जो रिबेलियन थाट्स थे, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग है ये जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, मुस्लिम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसमें हिंदुओं का बहुत रोल था। उन्होंने ब्रिटिश को ये बिल्कुल एहसास दिलवा दिया था कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग हुई है। के बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया। ठीक है, उनके ऊपर मजालिम ढाए और उन्हें पावर से भी बेदखल कर दिया। 1857 की जंग आज़ादी में ये फीलिंग और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई, मुसलमानों को और ज़्यादा सप्रेस किया जाने लगा। ठीक है, जो एफ़र्ट्स थी उसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों का जो मुग़ल एम्पायर है वो ख़त्म हो गया ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्टली अंडर। वही सेम सिचुएशन जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। 1857 की वॉर के बाद जो मुग़ल एम्पायर था वो ख़त्म हो गया, मुग़ल एम्पायर की जो ताकत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और सब कॉन्टिनेंट डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। तो ये हमारे पास था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हर जो आपने इंस्टीट्यूट लिखना है उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यही बैकग्राउंड जाएगा कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ब्रिटिश का रवैया चेंज हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको रिप्लेस करके न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आए, मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी गई और जो सब कॉन्टिनेंट था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। उसके बाद देखें, आफ्टर डिसलॉचिंग द मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम द थ्रोन, द न्यू रूलर्स, द ब्रिटिश implemented new educational policies with drastic changes. सेम थिंग हेयर कि मुसलमानों को जो रूल से हटाने के बाद उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसीज़ की जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। अरबिक को बैन कर दिया, पर्शियन को बैन कर दिया और स्कूलों के अंदर रिलीजियस एजुकेशन को बैन कर दिया और सिर्फ इंग्लिश को उन्होंने फोकस किया। इंग्लिश को ना सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया बल्कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया 1835 के अंदर। तो 1857 के बाद एजुकेशनल ट्रेंड्स आए, एजुकेशनल चेंजेस आए, अरबिक, पर्शियन और रिलीजियस एजुकेशन को बैन कर दिया गया और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को दिया गया और साथ साथ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया गया। दिस स्पार्ड एन एक्टिव एटीट्यूड अमंग्स द मुस्लिम्स टुवर्ड एवरीथिंग मॉडर्न एंड वेस्टर्न। अब जब इन अंग्रेज़ों ने ऐसा करना शुरू कर दिया कि फ़ारसी को, उर्दू को, रिलीजियस एजुकेशन को बैन करना शुरू कर दिया तो इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ मुस्लिम्स पर, वेस्टर्न एजुकेशन का और हर चीज़ मॉडर्न से रिलेटेड। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं किया जो कि उनके लिए थी। ठीक है, उनकी डिसइंक्लाइनेशन हो गई थी टू वो मेक द यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल अंडर द न्यू रिजाइम। उनके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी उन्हें लग रहा था कि अब अगर वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे तो वो अपनी कल्चरल वैल्यू से हाथ धो बैठेंगे, उनके ट्रेडिशनल ट्रेंड्स ख़त्म हो जाएंगे, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दिस टेंडेंसी हैड इट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग व्हेन विच वुड हैव प्रूवन डिजास्टर्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ये मायूसी का, डिस्पोटेंसी का माहौल देखकर सर सैयद अहमद ख़ान ने लॉन्च किया एक मूवमेंट जो कि प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुस्लिम कम्युनिटी की इंडिया के अंदर। तो इन सारी सिचुएशंस के बाद 1857 की वॉर के बाद 1857 की वॉर के बाद जो मुस्लिम्स की कंडीशंस थी उनको देखने के बाद फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने एक एजुकेशनल मूवमेंट को लॉन्च किया था, वो थी अलीगढ़ मूवमेंट। He was convinced that Muslim in their attempt to regenerate themselves has failed to realize the fact that mankind had entered a very important phase of its existence, an era of science and learning. अब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने जब ये सोचा था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं लेंगे, वो इंग्लिश एजुकेशन नहीं लेंगे, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को ये एहसास नहीं रहा कि वो जो सोसाइटी है वो एक ऐसे एरा में एंटर हो गई है जिसको एरा ऑफ साइंस एंड लर्निंग कहा जाता है, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को इस फैक्ट का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये सिर्फ साइंस एंड लर्निंग ही है जो कि रीज़न बनी है प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी की ब्रिटिश के लिए। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी सो डैट कि वो रीजनरेट कर सकें। मुसलमान अपने आप को, मुसलमानों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए
मेडिवल पीरियड से मॉडर्न तक। अब मिडिल एजेस में जो मुसलमानों के में साइंटिफिक स्टैग्नेशन आ गई थी, साइंटिफिक डिक्लाइन आ गया था, तो उस मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक आने के लिए मुसलमानों को चाहिए था कि आप वो मॉडर्न एजुकेशन लें। सर सैयद अहमद खान का फर्स्ट 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये जो ब्रिटिश और मुसलमानों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और सेकेंड ये है कि उनको न्यू एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और लिटरेचर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सो इन ऑर्डर टू गेन दिस गोल्स, ये गोल हासिल करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को लॉन्च किया, जो कि जिसका सेंटर अलीगढ़ था। उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, जिस तरह मैंने पहले बताया था। एक तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ब्रिटिश के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान के सिर्फ और सिर्फ जो 1857 की जंग आज़ादी है उसमें मेन रोल मुस्लिम्स का है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर दिया जाए और ये बताया जाए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया था इस जंग आज़ादी में और दोनों ही नाकाम हुए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है एक मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर दिया जाए, और सेकंड ये है कि उन्हें न्यू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाए, उन्हें गाइड किया जाए कि वो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठाएं। ओके, उसके बाद ये है कि कीपिंग एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स आर 2 प्लैंक्स ऑफ हिज प्रोग्राम, ही इज़ लॉन्च्ड अलीगढ़ मूवमेंट विद मेन ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने क्या किया, एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को लॉन्च किया और अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देख लिया। सबसे पहले ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए ब्रिटिश के दरमियान और मुस्लिम गवर्नमेंट्स के दरमियान। ठीक है, मुस्लिम्स के दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दरमियान हो गई थी कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपराइजिंग के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमानों के मुफादात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें उन तक पहुँचाई जाएँ, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन क्रिएट की जाए और मुसलमानों को इंग्लिश लर्निंग की तरफ फोकस करवाया जाए। मुसलमान क्या करें, इंग्लिश लर्निंग के ऊपर फोकस करें, इंग्लिश एजुकेशन गेन करें। उसके बाद ये टू परस्यूड मुस्लिम टू एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन। और एक और चीज़ उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को चाहिए कि अब वो इस पॉलिटिक्स से दूर रहें जब तक कि वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और पॉलिटिक्स से दूर रहें, और एक इंटेलेक्चुअल क्लास प्रोड्यूस की जाए जिसके पास एजुकेशन हो, इंग्लिश लर्निंग हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, मॉडर्न ट्रेंड से बाखबर हो, और उसके बाद क्या करें, ईजीली वो मॉडर्न जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या उस टाइम की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको गेन कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, उसके बाद उसका 5th पर्सपेक्टिव ये था कि सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स की जाएँ, इंट्रोड्यूस करवाई जाए मुस्लिम कम्युनिटी में। एंड द लास्ट इज़ टू मेंटेन एज फार एज पॉसिबल प्रमोट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री टू द एक्सटेंट विच वॉज पॉसिबल इन अ कंट्री अंडर फॉरेन रूल। तो मुसलमानों को एहसास दिलाया जाए कि वो किन किन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो करें। उसके बाद देखें अ ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की ब्रीफ क्रोनोलॉजी टाइमलाइंस देंगे। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से सर सैयद अहमद ख़ान के पास बहुत से सिंसियर दोस्त थे, सिंसियर फ्रेंड्स थे, जिन्होंने क्या किया था, जिनसे उन्होंने अपने व्यूज़ को शेयर किया और उन्होंने उसकी हेल्प की। उनमें चंद एक फिगर नवाब मोहसिन मलिक, वक़ार मलिक, शिबली नुमानी, नज़ीर अहमद, उसके बाद ज़काउल्लाह, और उसके बाद एक बहुत अच्छा गिफ्ट जो था वो उनके अपने बेटे थे, हिज गिफ्टेड सन सैयद महमूद थे, जो कि एक स्कॉलर थे, ज्यूरिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी सर सैयद की इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत से उनके इंग्लिश प्रोफेसर ने भी उनकी हेल्प की थी, लाइक मॉरिसन एंड रिलाय एंड आर्नल्ड, जिन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ कॉलेज को एक फर्स्ट रेट इंस्टीट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। 1859 बिल्ट गुलशन स्कूल। उसके बाद ये टाइमलाइन देख लें, 1859 के अंदर गुलशन स्कूल को डेवलप किया था मुरादाबाद में, 1863 में विक्टोरिया स्कूल को डेवलप किया गाज़ीपुर में, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में आया गाज़ीपुर में। ये सोसाइटी ट्रांसलेशन करती थी इंग्लिश के अंदर जो वर्क लिखा गया है, इंग्लिश के अंदर जो बुक्स लिखी गई हैं उसको नेटिव लैंग्वेज के अंदर, तो साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम हुआ 1864 के अंदर। उसके बाद 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का इजरा किया गया। उसके बाद इसके अंदर उस गज़ट के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशियंट एंड मॉडर्न साइंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद 1870 के अंदर कमेटी स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स, एक कमेटी बनाई गई थी सो दैट के जो मुस्लिम हैं उनके एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए काम किया जाए। उसके बाद 1870 के अंदर रिसाला तहज़ीबुल अखलाक शाया हुआ दिसंबर में। उसके बाद 1873 उसके बाद एक स्कीम डेवलप की गई थी फॉर इस्टेब्लिशिंग अ कॉलेज, एक कॉलेज बनाने के लिए स्कीम दी गई थी। और
1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया गया, जो बाद में कॉलेज का लेवल इख्तियार कर गया 1877 में, और यूनिवर्सिटी बन गया 1920 में। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलप हुई। उस कॉन्फ्रेंस का जो हर साल मिलती थी, उसका पर्पज़ ये था कि मुसलमानों को जो तालीम के मैदान में मुश्किलात हैं उनको देखा जाए, उन प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए। 1886 के अंदर जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी वो बाद में मुसलमानों का एक सियासी नुमाइंदा बन गया था। लास्ट हमने जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है वो है नदवतुल उलमा लखनऊ। सबसे पहले इसकी फाउंडेशन देखें। इसमें जो बिल्ड किया गया था नदवतुल उलमा, सभी नदवतुल उलमा को डिस्कस किए जाते हैं तो उससे पहले दो इंस्टीट्यूट्स को पढ़ा जाता है, वो है अलीगढ़ और देवबंद। इन मूवमेंट्स के बारे में देखा जाता है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये दो मूवमेंट्स चल रही थी, एक अलीगढ़ मूवमेंट और दूसरी देवबंद मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट थी वो प्योरली मॉडर्न वेंचर्स पर मुश्तमिल थी, मॉडर्न एजुकेशन थी, मॉडर्न इंग्लिश से रिलेटेड थी, तो इसको एक मॉडर्न मूवमेंट कंसीडर किया जाता था। और जो देवबंद थी वो एक बिल्कुल टोटली रिलीजियस मूवमेंट थी। तो ये दोनों मूवमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट कंसीडर की जाती थी। इन दोनों के दरमियान में एक ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप करने की ज़रूरत थी जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए और साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाए। अलीगढ़ मूवमेंट वाजंट टोटली आ रिलीजियस मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी मुकम्मल तौर पर। इसके अंदर वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता था। इसका पर्पज़ था कि मुसलमानों को एजुकेट किया जाए वेस्टर्न एजुकेशन के साथ, सो दैट कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आ सकें। उसके बाद इनका पर्पज़ था कि वेस्टर्न एजुकेशन को लाया जाए, बट ड्यू टू द स्ट्रेस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन दे डोंट मेक एनी एफर्ट टू स्ट्रेंथन रिलीजियस एस्पेक्ट्स। इस मूवमेंट की वजह से जो मुसलमानों के रिलीजियस एस्पेक्ट है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं किया गया। जो अलीगढ़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि अलीगढ़ लैग्ड इन रिलीजियस एजुकेशन। इसमें टोटली वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी, इंग्लिश एजुकेशन दी जाती थी, और इसमें बिल्कुल भी रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स थे उनको ऐड नहीं किया जाता था। उसके बाद जो देवबंद है उसमें ये कहा जाता था कि देवबंद है वो प्योरली रिलीजियस मूवमेंट है। उसमें इंग्लिश से रिलेटेड, वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड, मॉडर्न ट्रेंड है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, और इसमें एजुकेशन सर्विसेज थी वो रिलीजियस की बेसिस पे थी। जो देवबंद इंस्टीट्यूट था वो मॉडर्न ट्रेंड से बिल्कुल बाखबर नहीं था। उसमें उलमा सूफ़ी प्रोड्यूस किए जाते थे, मुल्लास प्रोड्यूस किए जाते थे, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है, वो बिल्कुल उन्हें अंदाज़ा नहीं था जो इंपॉर्टेंस है मॉडर्न एजुकेशन की, मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनकी। सो ये है कि ये प्योरली रिलीजियस मूवमेंट थी। इसमें इंग्लिश का और मॉडर्न ट्रेंड्स का कोई रोल नहीं था। और जो अलीगढ़ जो थी इंस्टीट्यूट थी और जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो प्योरली मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर और मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर बेस करती थी। समथिंग अब इन दोनों को ऐसी चीज़ कुछ ऐसा करने की ज़रूरत थी सो दैट के एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे एक रिलीजियस एजुकेशन भी हो और मॉडर्न एजुकेशन भी हो, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू, देवबंद एक्सट्रीमिज़म, अलीगढ़ मूवमेंट दोनों एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पे खड़ी थी, एक्सट्रीमिज़म शो कर रही थी। वो बिल्कुल रिलीजन की तरफ थी और वो बिल्कुल मॉडर्न की तरफ थी। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत थी जो इन दोनों इंस्टीट्यूट के दरमियान में हो, उनमें रिलीजियस एजुकेशन भी हो और साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा हो। और उसके बाद इसकी इस्टेब्लिशमेंट देख लें। 1893 के अंदर कानपुर कॉन्वोकेशन हुई मदरसा फैज़ आम में, जिसमें मुस्लिम स्कॉलर्स में बहुत से स्कॉलर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महमूदुल हसन हो गया, अली कानपुरी, उसके बाद अहमद हसन कानपुरी हो गया, खलील अहमद, इन सब ने शिरकत की, कोऑपरेट किया, ग्रुप डेवलप किया, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाएगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जाएगी जो एजुकेशनल दोनों तरह के एजुकेशन ट्रेंड्स को फॉलो करेगी, रिलीजियस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देगी, एजुकेशन देगी और मॉडर्न एजुकेशन को भी इम्पार्ट करेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नदवतुल उलमा और इसको इस्टेब्लिश किया गया 1894 में लखनऊ में, और सैयद मोहम्मद अली उसके फर्स्ट नाज़िम मुकर्रर हुए। उसकी फ़र्स्ट असम्बली सबसे पहले 22 अप्रैल को मदरसा फैज़ आम में हुई। बहुत बड़े स्कॉलर्स ने सब कॉन्टिनेंट के उन्होंने इसमें शिरकत की, जिसमें मौलाना शिबली नुमानी थे। मौलाना शाह मोहम्मद हुसैन ने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस को पेश किया था, और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की। अप्रैल 23 के अंदर एक सेशन हुआ जिसमें 13 स्कॉलर्स ने शिरकत की। उसके हर एक पॉइंट को फाइनलाइज़ किया गया, डिस्कस किया गया। उससे नेक्स्ट डे के ऊपर एक सेशन रखा गया मौलाना लुत्फ़ुल्लाह की चेयरमैनशिप में और मौलाना शिबली नुमानी की चेयरमैनशिप में, सो दैट के एक फ़ाइनल प्रपोज़ल को पेश कर दिया जाए। नदवतुल उलमा का जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया। उसके
रेगुलर उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी 2 दिसंबर 1898 के अंदर लखनऊ में, और रेगुलर क्लासेस उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही स्टार्ट हो गई थी। बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फॉर द नदवतुल उलमा। इस इस्टेब्लिशमेंट को बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। फॉर एग्जांपल एंथोनी मैकडोनल्ड ने भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था और कहा जाता था कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का एक सेंटर है। लास्ट में एक असाइनमेंट है जिसमें आपने क्या करना है, कंपेयर करना है देवबंद एंड अलीगढ़ मूवमेंट को। ठीक है, आपने देवबंद मूवमेंट के फाउंडर्स और उसके पर्पस, उसकी फ़िलासफ़ी को डिस्कस करना है, और अलीगढ़ मूवमेंट की क्या फ़िलासफ़ी थी, क्या डिफरेंस था अलीगढ़ और देवबंद इंस्टीट्यूट्स में, आपने इनको कंपेयर करना है और एक असाइनमेंट बनानी है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।